तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक्स। अगर आप किसी एंट्रेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हो जैसे एमएससी की या फिर नीट वगैरह की, तो टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए देखते हैं जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स जो होता है स्टडी अबाउट द जीन। जब जीन के बारे में स्टडी करते हैं तो उस टॉपिक को, उस चीज को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जेनेटिक्स। तो अब दूसरी टर्म है यहाँ पे हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिनेशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म, या आप कह सकते हैं वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। अगर करेक्टर जो होता है वो ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, तो उसको हम क्या कह देते हैं? उसको हम कह देते हैं हेरिडिटी। तो इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस जो होता है प्रोसेस होता है जिसमें कि वो करेक्टर जो होता है पास होता है। तो अब आप पढ़ लेते हैं थ्योरी। तो थ्योरी जो थी मेंडल्स को जो थी सक्सेस मिली, मगर मेंडल से पहले भी जो थे कई साइंटिस्ट ने जो थे जेनेटिक्स को लेकर काम किया, ये जानने की कोशिश करी कि भाई जो करेक्टर होते हैं वो पास कैसे होते हैं। तो वे थ्योरी हम पढ़ लेते हैं। तो पहली थ्योरी जो दी गई थी वो तो वेपर थ्योरी थी, और ये जो थी पाइथागोरस के द्वारा दी गई थी। पाइथागोरस को आप जानते हो कि वेपर थ्योरी जो थी उसके अंदर क्या बताया गया था? वेपर थ्योरी के अंदर ये बताया गया कि भाई जो मेल होते हैं और फीमेल होते हैं उनकी बॉडी से अलग अलग तरह के जो होते हैं वेपर ओरिजिनेट होते हैं, और वे वेपर मिलकर एक नया ऑर्गेनिज्म जो होते बना लेते हैं। तो ये कहना था पाइथागोरस का, जो कि काफी क्वेश्चनों के आंसर जो थे सही तरीके से ना देने के कारण इसको थ्योरी को फेल कर दिया गया। उसके बाद जो थे अरिस्टोटल्स ने क्या करा? अरिस्टोटल्स ने एक थ्योरी दी और उसने बताया कि भाई जो ह्यूमन बीइंग है उसमें जो मेल होता है उसकी बॉडी से क्या निकलते हैं? सीमन जो होता है राइज होता है, और जो फीमेल होती है फीमेल की बॉडी से जो होता है मेंस्ट्रुएशन ब्लड होता है। ये जब आप इसमें फ्यूज करते हैं तो फ्यूज करने से जो होता है एक ऑर्गेनिज्म का जो होता है निर्माण होता है। तो ये कहना था अरिस्टोटल्स का। बाद में जो थी एक और थ्योरी है जो एंटिनो वॉन लीव एंड हुक ने दी, और इस थ्योरी को कहा गया प्री फॉर्मेशन थ्योरी। एंटिनो लीव एंड हुक ने जो स्पर्म था उसकी स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया, तो उन्हें उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो नजर आए, और उसकी शेप जो उन्होंने ह्यूमन की तरह की बताई। तो उन्होंने कहा कि जो स्पर्म होता है उसके अंदर पहले से ही जो होता है एक ह्यूमन जो होता है प्रेजेंट होता है, बस वो फीमेल के अंदर जाके क्या करता है? अपने आप को डेवलप करता है। तो ये इस थ्योरी में इन्होंने बताया। उसके बाद एक और थ्योरी है जिसको हम कहते हैं पार्टिकुलेट थ्योरी। ये थ्योरी लगभग सेम थी वेपर थ्योरी के। इन्होंने कहा कि जो बॉडी से निकलते हैं राइज होते हैं वे वेपर्स, वे पार्टिकल्स होते हैं, और वे पार्टिकल्स मिलकर क्या करते हैं? एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से ये थ्योरी जो थी वो दी गई। तो उसके बाद जो थी मेंडल की थ्योरी है, और मेंडल्स ने मेनली किस चीज पे फोकस करा? उन्होंने हेरिडिटी पर क्या करा? फोकस करा, और उनको सक्सेस मिल गई। तो आपको से वो है पेपर में क्या करते हैं कि क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बाकियों को जो थी वो सफलता हासिल क्यों नहीं, और मेंडल को जो थी वो सक्सेस क्यों मिला? तो मेंडल को जो था सक्सेस इसलिए मिला क्योंकि मेंडल ने हेरिडिटी पर क्या करा था? फोकस करा था। तो अब चलिए जान लेते हैं कि मेंडल्स ने क्या क्या काम करा उसके बारे में। तो मेंडल्स ने सबसे पहले जो काम किया, तो ये कई बार क्वेश्चन भी बना के दे देते कि मेंडल की फर्स्ट जॉब क्या थी, मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट क्या थे। तो दोनों का आंसर जो था सेम रहता है। तो मेंडल्स ने सबसे पहले क्या करा? मेंडल्स ने जो था वो प्लांट को चूज किया। अब कई बार आपसे ये भी पूछ लेंगे कि भाई मेंडल्स ने प्लांट को ही चूज क्यों करा? उसके पास एनिमल्स भी थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जैसे बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी थे, और प्लांट भी थे, एनिमल्स भी थे, और बाकी ऑर्गेनिज्म भी थे। तो उन्होंने उसको चूज क्यों नहीं करा? सिर्फ प्लांट को क्यों चूज करा? तो आप बता सकते हैं भाई जो एनिमल्स है उनमें अगर आप देखते हैं तो उनकी जो लाइफ स्पेन है वो क्या होती है? काफी ज्यादा होती है। जैसे किसी डॉग को, माउस को, या किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर आप एनिमल्स में ले, किसी भी एनिमल्स को अगर आप लेते हैं तो उनकी जो लाइफ होगी वो 5 to 10 ईयर्स कम से कम होती है। और ऐसा तो है नहीं कि आप एक जनरेशन से जब दूसरी जनरेशन में कोई करेक्टर पास करा रहे हो तो एक सेल से दूसरी सेल बनाइए, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बना, और बनते ही आपको उसके अंदर जो है करेक्टर मिल जाए। क्योंकि जैसे ह्यूमन बीइंग में जब कोई बेबी जो है प्रोड्यूस हो रहा है, बन रहा है वो, तो उसके अंदर एक साथ करेक्टर जो होते हैं नहीं निकलते जब तक वो एडल्ट नहीं हो लेते, जब तक उसके सारे करेक्टर जो होते हैं वो शो नहीं होते। तो आप सभी करेक्टर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते जब तक वो पूरी तरीके से विकसित ना हो। तो इसमें अगर एनिमल को मेंडल यूज करता तो उसे काफी लंबा समय जो है वो लगता, और वो अपनी लाइफ में कुछ 10-12 रिजल्ट ही देख पाता जो कि सफिशिएंट नहीं थे। उसके बाद प्लांट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ले लेते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर आप देखेंगे कि लाइफ साइकिल जो होते हैं वो काफी छोटी होती है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ मिनटों में जो होते हैं डिवाइड कर जाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो फ्यू आवर जो है ले लेते हैं। तो ये अब
काफी रिजल्ट जो है वो दे सकते थे मेंडल को, मगर इसमें एक दिक्कत थी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर को आइडेंटिफाई करना क्या होता है, काफी मुश्किल होता है, तो इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं लिया गया। मगर प्लांट जो होते हैं, प्लांट मेनली अपनी लाइफ साइकिल जो होता है वो 6 आवर में जो होता है, सॉरी 6 मंथ में जो होता है वो क्या कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है। तो इसमें मेंडल ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट भी देख सकता था, और जो करेक्टर्स प्लांट जो होते हैं उनकी हाइट बड़ी होती है, तो उनके अंदर जो करेक्टर है, उनकी बॉडी से बड़ी होती है, तो उनके अंदर जो करेक्टर है वो क्या होता है, इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है। तो इसीलिए मेंडल ने क्या करा, प्लांट को चूज किया। अब मेंडल ने पी प्लांट को क्यों चूज करा, क्योंकि पी प्लांट जो थे वो इजिली, उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर जो करेक्टर है, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, वो इजिली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। दूसरा, मेंडल का पी प्लांट जो था उस वो सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन कराना उसके अंदर क्या होता है, इजी होता है, क्योंकि बाइसेक्सुअल है। तो इस बेस पे मेंडल ने क्या चूज करा, पी प्लांट किया। और कई बार ये भी पूछ लेते भाई पी प्लांट में कौन सा प्लांट था, तो पी प्लांट में जो जिस पर मेंडल ने काम करा वो स्वीट पी प्लांट था, जिसे पैसियम सैटिवियम के नाम से जानते हैं, साइंटिफिक नेम जो है इसका। उसके बाद मेंडल ने दूसरा काम क्या किया अपने एक्सपेरिमेंट में, दूसरा काम जो था वो था आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। जो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर थे उनको आइडेंटिफाई किया। अब ये कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर कौन कौन से होते हैं वे आपको याद करने पड़ेंगे। तो सीड की जो शेप है, सीड का जो कलर है, पॉड का जो शेप होता है और पॉड का जो कलर है, फ्लावर का जो कलर होता है, और प्लांट की जो हाइट, फ्लावर की जो पोजीशन है, और यहाँ पे एक और होता है प्लांट की हाइट। देखिए एक और होता है कोटिलेडन कलर। तो देखिए ये आपके सामने क्या होता है, 7 करेक्टर होते हैं जो प्रेजेंट है। अब इनमें कंफ्यूजन क्या रहती है, जो आप गलती कर बैठते हो वो ये होता है कि हम याद कर लेंगे भाई सीड की क्या होती है, शेप होती है, और सीड का क्या होता है, कलर होता है। मगर सीड का जो कलर है और जो फ्लावर का कलर होता है वे आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। तो ये दोनों एक बनते हैं करेक्टर, और कोटिलिडन का कलर जो होता है वो अलग करेक्टर बनता है। तो आप जो गलती करेंगे, कई बार बच्चे ये गलती कर देते हैं, जैसे सीड शेप भी लिख देंगे या सीड कलर भी लिख देंगे और फ्लावर कलर भी लिख देंगे, और फिर कोटिलिडन को भूल जाएंगे। तो इस तरीके की कंफ्यूजन आप ना करें, इसलिए आपको ध्यान रखना कि सीड कलर और फ्लावर का जो कलर होता है वो आपस में क्या रहते हैं, इंटर रिलेटेड ही रहते हैं। तो अब आपको याद करना है इसमें कि भाई जो डोमिनेंट होते हैं कौन से रिसेसिव होते हैं, तो डोमिनेंट हम यहाँ पे लिख लेंगे, रिसेसिव को हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो डोमिनेंट और रिसेसिव में क्या होता है, सीड की शेप, सीड की शेप में डोमिनेंट क्या होता है, राउंड शेप जो होती है, आपने पढ़ा है कि राउंड शेप क्या होती है, डोमिनेंट होती है, और वरिंकल क्या होती है, ये रिसेसिव होती है। उसके बाद होता है कोटिलेडन का कलर। तो जो कलर होता है कोटिलेडन का वो कैसा होता है, येलो। येलो कोटिलेडन जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, और ग्रीन जो होते हैं वो क्या रहते हैं, वो रिसेसिव रहते हैं। इसके बाद जो होता है आपका पॉड की शेप आ जाती है। तो पॉड की शेप में काफी कंफ्यूजन रहता है। तो पॉड की शेप का मतलब क्या होता है कि जो मटर है, मटर के ऊपर जो ग्रीन उसका पत्ता होता है, और उसको उखाड़ने के बाद जब आप उसके दाने जो होते प्राप्त करते हो, तो ये जो ग्रीन पत्ता है, इस ग्रीन पत्ते को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पॉड। तो इस पॉड की जो शेप है वो कैसी होनी चाहिए, पॉड की जो शेप होती है वो आपकी होनी चाहिए, जैसे कि इन्फ्लेटेड जो होती है पॉड की शेप, वो इन्फ्लेटेड, और कंस्ट्रक्टेड अगर होगी, कंस्ट्रक्टेड मतलब इस तरीके से, और इन्फ्लेटेड मतलब सीधी। अगर कंस्ट्रक्टेड होगी तो वो क्या होती है, वो होती है आपकी रिसेसिव, और इन्फ्लेटेड होती है तो वो क्या होगी, आपकी डोमिनेंट होगी। इसके बाद आपका बनता है पॉड का कलर। पॉड का जो कलर होगा, वो पॉड का कलर जो होता है वो किस तरीके का होना चाहिए, पॉड का कलर जो होता है वो आपका होना चाहिए ग्रीन। और येलो कैसा होता है,
क्योंकि आप मटर के दाने जो सिर्फ मटर जो आप लाते हो, ये तो होगा नहीं कि आप सूखी पीली मटर जो है वो ला के खाओगे। आप जो मटर लाते हो हमेशा वो कैसे रहते हैं, ग्रीन ही रहती है। तो उससे आप जान सकते हो भाई जो पोड का कलर होगा वो कैसा होना चाहिए, वो ग्रीन होना चाहिए, क्योंकि अच्छी होगी वो ग्रीन। जो करेक्टर डोमिनेंट होते हुए क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। जो रिसेसिव होते हुए क्या होते हैं, बेकार करेक्टर होते हैं। तो आप येलो मटर तो खाना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि वो सूखी हुई होती है, बेकार होती है, तो इसलिए वो होगा रिसेसिव। और ये आप ग्रीन कलर की मटर जो होते हो खाना पसंद करोगे। तो इस तरीके से भी आप ये जो है याद रख सकते हो भी कौन सा जो होता है डोमिनेंट होता है और कौन सा रिसेसिव होता है। इसके बाद फ्लावर का जो कलर होता है और सीड का कलर, ये कलर्ड अगर होगा तो वो डोमिनेंट माना जाता है, अगर व्हाइट होगा तो क्या माना जाता है, रिसेसिव होगा। और फ्लावर की जो पोजीशन होती है, अब फ्लावर की दो पोजीशन मेनली हम इसमें पढ़ते हैं, एक होती है ये वाली पोजीशन, एक पोजीशन होती है ये। तो ये जो टर्मिनल पोजीशन कहलाएगी ये एक्सियल होगी। तो जब भी कोई भी एनिमल चल रहा है या ह्यूमन बीइंग चल रहा है, तो अगर वो बार बार पत्ता उसको टच करेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो टूट के पड़ जाएगा। तो टर्मिनल क्या होती है, रिसेसिव होती है। अगर वो बार बार टूट के अपने आप ही पड़ जाएगा, उसे डिस्टर्ब कर देगा, तो वो क्या होगा, बेकार करेक्टर है। तो वो पोजीशन कौन सी होती है जहाँ पे वो डिस्टर्ब करता है, वो टर्मिनल होती है, इसलिए टर्मिनल क्या हो जाएगी, रिसेसिव हो जाएगी। और ये पोजीशन जहाँ पे वो प्रेजेंट होगा तो वो दोनों से प्रोटेक्टेड है, आगे पीछे ब्रांच से, तो वो क्या होगी, एक्सियल होगी। इसके बाद प्लांट की हाइट है, जिसे आप जानते हो टाल जो होता है वो ज्यादा ऊपर होगा, ड्वार्फ होता है नीचे। अगर टाल है तो प्लांट जो होगा ऊंचा होगा, ऊंचा है तो वो ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर सकता है और ज्यादा अपने आप को विकसित कर सकता है। अगर ड्वार्फ है, छोटा है, तो प्लांट जो होगा वो क्या होगा, वो ज्यादा फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, जिसके कारण वो ज्यादा ग्रोथ नहीं कर सकता। तो इस तरीके से मेंडल ने अपना दूसरा काम करा कि उसके अंदर जो था जो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर थे उनको क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। अब मेंडल ने तीसरा काम क्या करा, मेंडल के मन में ये था कि भाई जो ये प्लांट होते हैं इनके अंदर ये जो करेक्टर पास हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ये करेक्टर जो है वो सही में पास भी होते हैं या नहीं होते, ये वैसे ही अपने आप आ रहा है। क्योंकि पी प्लांट जो था उसके पास क्या था, उसके पास फीमेल और मेल दोनों ही तरह के क्या थे, ऑर्गन प्रेजेंट थे। तो वो सेल्फ पोलिनेशन करने में इजी था। अगर सेल्फ पोलिनेशन होता रहेगा तो वो अपनी सेल लाइन जो है वो बनाता चला जाएगा। जो करेक्टर जितनी जैसे इसमें है तो वही सब में क्या होते रहेंगे, पास होते रहेंगे। तो मेंडल ये जानना चाह रहा था भाई जो ये करेक्टर पास हो रहे हैं, ये करेक्टर जो होते हैं क्या रियलिटी में पास होते हैं या ये सिर्फ सेल्फ पोलिनेशन के कारण, ये एनवायरमेंटल इफेक्ट के कारण जो है ऐसा हो रहा है। तो इसलिए उसने क्या करा, उसमें पहले क्रॉस पोलिनेशन कराया और फिर उसके बाद उसमें सेल्फ पोलिनेशन करा के उसके रिजल्ट को आइडेंटिफाई करा। तो थर्ड काम मेंडल ने क्या करा, क्रॉस कराया। तो मेंडल ने थर्ड काम अपना क्या करा था, क्रॉस कराया। इसके लिए उस मेंडल ने क्या करा, एक प्लांट ले लिया जो कि क्या था, टाल था, और एक क्या ले लिया, दूसरा प्लांट जो कि क्या था, ड्वार्फ था। अब मेंडल ने ये ले लिया और उसके बाद इसको क्या करा, इसको कहा गया पेरेंट। और अभी इनके पास क्या करा है कि इनके अंदर गैमेट बने और उसके बाद इनकी क्या हुई, क्रॉस हो गई। इस तरीके से। तो देखिए मेंडल ने जो प्लांट लिया था वो पी प्लांट था, और पी प्लांट के पास क्या था, पी प्लांट के पास जो फीमेल करेक्टर है वो भी था और जो मेल करेक्टर होता है वो भी है। तो उन्होंने क्या करा, दो अलग अलग पौधे लिए और इनके अंदर क्या करा, एक टेक्निक का यूज करा जिसे हम कहते हैं इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन टेक्निक के अंदर क्या कर देते हैं, एक पौधे में से जो होता है मेंथर को रिमूव कर देंगे, तो दूसरे में से होता है फीमेल पोर्शन जो होता है उसको रिमूव कर देंगे। अब इन दोनों, ये दोनों जो थे बाइसेक्सुअल थे, अब इनके दोनों के अंदर जो होता है क्रॉस पोलिनेशन कराना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। इस तरीके से मेंडल ने क्या करा, पहले इमेस्कुलेशन को करा, इमेस्कुलेशन को करने के बाद दोनों को क्या कराया, क्रॉस पोलिनेट कराया, और क्रॉस पोलिनेट कराने के बाद हमारे पास जो है वो रिजल्ट आया। अब इस रिजल्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इसमें जो मेन बातें इनको भी जानते हैं क्या है ये। तो इनको हम क्या कहते हैं, ये होते हैं गैमिट। अभी गैमिट कब बनते हैं, तो ये कई बार पूछ लेते हैं कि भाई यहाँ पे सबसे पहले तो स्टार्टिंग से लेते हैं तो पेरेंट्स में भी आपसे पूछेंगे भाई मेंडल ने ये डबल टी क्यों लिया और ये स्मॉल टी क्यों लिया, तो आप बताएंगे भाई मेंडल ने जो डबल टी लिया है ये शो कर रहा है प्लांट की हाइट को, और ये जो है वो शो कर रहा है प्लांट की
हाइट को, एक प्लांट जो टाल और एक प्लांट क्या है, ड्वार्फ है। तो ये किसको शो कर रहा है, करेक्टर को शो कर रहा है। जैसे कि ए फॉर एप्पल होता है, तो इसी तरीके से ये जो उसने क्या ले लिए, सिंबल ले लिए। तो आप ये क्वेश्चन पूछ सकते थे कि भाई यहाँ पे जो उसने सिंबल लिया है तो ये एक ही क्यों नहीं लिया, टाल, टी फॉर टाल होना था, तो एक ही टाल टी से काम चल जाता, दो क्यों लिए। तो यहाँ पे ये जो डबल टी है ये असल में एलील को शो कर रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके बॉडी के अंदर एक करेक्टर को शो करने के लिए दो फॉर्म ऑफ जीन प्रेजेंट होती है। अगर वे दोनों फॉर्म जो है वो एक जैसी है तो आप होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म हो, अगर वे दोनों अलग अलग है तो आप हाइब्रिड मतलब हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म हो। तो मेंडल्स ने जो ये डबल टी ली है, एक्चुअल में ये डबल टी किसको शो कर रही है, ये दोनों टी उन दोनों एलील को शो कर रही है कि इसमें दोनों एलील कैसे है, टालनेस के लिए, और उसमें दोनों को कैसे है, ड्वार्फनेस के लिए। तो एक्चुअल में ये एलील को शो कर रही है। और दूसरा क्वेश्चन अब यहाँ से पूछते हैं कि यहाँ पे जो ये डिवीजन हो रही है ये कौन सी है डिवीजन। तो आपको याद रखना भाई, जब भी गैमेट बनते हैं तो मियोसिस जो होती है वो होती है, दो तरह की डिवीजन होती है हमारे पास, एक होती है माइटोसिस और एक होती है मियोसिस। तो जिसे माइटोटिक 1 और माइटोटिक 2 के नाम से भी जानते हो। तो मियोसिस में क्या होते हैं, मियोसिस में 46 से 46 नंबर ऑफ सेल बनते हैं, और मियोसिस में क्या होते हैं, मियोसिस में 2 स्टेप में ये पूरी होती है, और जिसमें क्या होते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हो जाते हैं। तो जब भी गैमेट बनते हैं तो उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पे कौन सी टेक्निक कौन सी सेल डिवीजन होती है, वहाँ पे होती है मियोसिस। तो यहाँ पे क्या बन रही है, गैमेट बन रही है, और यहाँ पे कौन सी डिवीजन हो रही है, यहाँ पे डिवीजन हो रही है मियोसिस। तो उसके बाद जब गैमेट बन जाते हैं तो गैमेट आपस में क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। तो क्रॉस करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया, अब स्पर्म जो है वो एक ओम के साथ फ्यूज करेगा, तो रिजल्ट क्या बनेगा, एक ही बनेगा। अब यहाँ पे रिजल्ट कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। अब इसका क्या मामला है, तो इसका ये मामला है कि आप बॉडी के अंदर अलग अलग तरह के गैमेट्स तो बनेंगी, मगर कौन सा गैमेट किसके साथ फ्यूज करेगा ये मेंडल को नहीं पता था। तो उसने एक प्रोबेबिलिटी मेथड को यूज करा, और उसने एक को दोनों के साथ जो है जितने भी रिजल्ट आए उनके साथ क्रॉस करा के देखा, तो उसे टोटल जो अपने क्रॉस में रिजल्ट मिले हुए कितने मिले, वो 4 मिले। तो इस तरीके से उसने जाना कि ये क्या है, टाल, ये क्या है, टाल, ये क्या है, टाल, और ये क्या है, टाल। इस तरीके से उसने जब 2 प्लांट्स को क्रॉस कराया, और क्रॉस कराने के बाद उसने जब रिजल्ट का पता लगाया, तो रिजल्ट जो उसके सामने आया तो वो क्या था, F1 जनरेशन का। तो इसको उसने F1 जनरेशन का, तो ये F1 जनरेशन का जो रिजल्ट था वो क्या था, टाल था। अब उसने इसकी सेल्फ पोलिनेशन कराई। तो सेल्फ पोलिनेशन कराने के लिए उसने यहाँ पे इनमें से किसी 2 को ले लिया, और 2 को लेने के बाद इनके बीच में क्या करा दी, वही जो क्रॉस था वो कराया, और क्रॉस कराने के बाद उसे यहाँ पे कुछ रिजल्ट मिला, और वो रिजल्ट था ये, उसे मिला कि भाई ये क्या बन रही है, दोनों एक जैसे आ गए। तो दोनों एक जैसे आने से क्या बन रहा है, ये टाल बन रहा है। ये 2 अलग अलग आ गए तो भी क्या बन रहा है, टाल बन रहा है। ये 2 अलग अलग है तो भी टाल, मगर ये एक जैसे आ गए तो ये क्या बन रहा है, ड्वार्फ बन रहा है। इस तरीके से मेंडल ने जाना कि भाई ये जो है वो अलग अलग तरह से जो है काम कर रहे हैं। तो उसने एक लॉ बना दिया जिसे लॉ ऑफ डोमिनेंस से कहते हैं, जिसे हम अगले वीडियो में जो डिटेल में पढ़ेंगे कि जब भी एक करेक्टर दूसरे करेक्टर के संपर्क में आएगा और इंटरेक्ट करेगा, और वो करेक्टर अगर दूसरे करेक्टर के एक्सप्रेशन को दबा देता है, तो उस करेक्टर को हम क्या कहेंगे, डोमिनेंट कहेंगे, और जो दूसरा होगा उसे हम क्या कहेंगे, रिसेसिव कहेंगे। तो इस तरीके से उसने डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में बताया। उसी के बाद उसने एक चीज को और आइडेंटिफाई करा यहाँ पे, वो था जीनोटाइप और फिनोटाइप। जब मेंडल ने दूर से उन प्लांट को मतलब उनको ग्रो होने के बाद जब मेंडल ने उनको देखा, तो मेंडल को पता चला कि वे क्या थे, एक्चुअल में 3 टाल प्लांट थे और एक क्या था, ड्वार्फ प्लांट था। तो 3 क्या थे, टाल थे, और एक क्या था, ड्वार्फ प्लांट था। मगर मेंडल ने जब उनको जेनेटिकली उनकी सेल निकाल के उनके जीन्स को देखा, तो उन्होंने पाया कि एक जो है वो ऐसे प्लांट था जो दोनों को क्या रखता है, दोनों ही जीन ऐसे रखता, दोनों ही एलील ऐसे रखता, जो कि क्या है, टाल के लिए है। और 2 ऐसे प्लांट थे जो क्या थे, दोनों एक में डोमिनेंट था और एक में क्या था, रिसेसिव था।
तो दोनों में एक डोमिनेंट था और एक क्या था, रिसेसिव था, तो उनको उसने हाइब्रिड का, तो दो ऐसे बने, और एक में कैसे थे, दोनों ही ड्वार्फ थे। तो इस तरीके से उसके पास दो तरह की रेसो जो है तो निकल के आई। एक उसने कहा फिनोटाइप, मतलब कि फिजिकल अपीयरेंस के बेस पर जब आप बताते हो, और एक आप जब जीन के बेस पर बताते हो तो उसे हम कहते हैं जीनोटाइपिक रेसो। तो इस तरीके से मेंडल ने जो था अपना एक्सपेरिमेंट करा, और बाकी अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स थे उनके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करना शुरू करा, और आगे चल के उसने अपने ला दिए लॉ ऑफ डोमिनेंस, एग्रीग्रेशन और असॉर्टमेंट। इन टॉपिक्स को हम अपने आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप इसमें पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।